उसमें बताया जा रहा है कि कानून दो हिस्सों में बंट चुका है, एक अमीर के लिए अलग, एक गरीब के लिए अलग। नहीं देखिए, कानून तो एक ही है, लेकिन ये वास्तविकता है कि जो गरीब आदमी है वो इतनी अप्रोच नहीं कर पाता है जिस लेवल पर उसका मुकदमा पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव रहता है और सामने उसके पास जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो व्यवस्थाओं का अभाव रहता है। और पैसे वाले के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरा उसके पास सिस्टम है और जो सरकारी सिस्टम है वो भी उसके इर्द गिर्द वर्तमान स्थितियों में घूमता है। तो ये कह सकते हैं हम कि गरीब के लिए आज की तारीख में अलग तरीके का, लोगों को महीनों लग जाते हैं अपनी बात को केवल कहने के लिए जज साहब से कि मैंने ये काम नहीं किया है। देखिए इस चीज़ के लिए भारत सरकार की बहुत बड़ी नाकामी मानता हूँ मैं इस बात को, क्योंकि जितने अपराध हैं या जितने मुकदमे हैं वर्तमान स्थिति में उतनी पर्याप्त न्यायालय नहीं है इनके पास और उतने पर्याप्त न्यायिक अधिकारी भी नहीं है इनके पास। तो क्या जो संविधान है हमारा वो प्रशासन के लिए नहीं बना है? वो कभी भी तानाशाही करेंगे किसी के ऊपर भी? नहीं, वो एक्चुअल में होता क्या है कि वो जो कार्य करते हैं उन सारे कार्य को संविधान की परिधि में ही ले आते हैं। तो अभी जो आपके 23 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है उसमें आपने कभी ऐसे व्यक्ति को प्रोटेक्ट किया है जिसने कहा हो कि मैं दोषी हूँ? अब कोर्ट के अंदर आने के बाद जब हम लोगों के पास कोई भी मुवक्किल आता है तो हर आदमी यही कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, और जब हम उसकी पृष्ठभूमि जानना चाहते हैं तो वो एक्चुअल में पूरी बात बता भी देता है हम लोगों को। लेकिन हमारा जो वकालत का धर्म है वो ये है कि हमें उसकी द्वारा जो बताए गए तथ्य हैं उनको विधिक रूप से न्यायालय के सामने, अधिकारियों के सामने रखना है। बाकी दोषी है या नहीं है साक्ष्यों के आधार पर वो सामने बैठे अधिकारी को तय करना है। हमें तो सिर्फ दलील देनी है कि साहब इस आदमी का जो केस है वो इस तरीके का है और इस कानून के तहत इसका केस बनता है या नहीं बनता है, तो उस तरीके की दलील देते हैं। कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो केस आप स्टडी करते होंगे स्वयं उसमें ये पता लग जाता है, जो लोग लॉयर होते हैं, जैसे आपने बताया 23 साल आपको एक्सपीरियंस है लॉयर का, तो उसमें आप दूर से एक अंदाज़ा कहते हैं ना, मतलब हवा से पता लगा लिया कि ये दोषी है या नहीं है, इस तरीके का? हाँ, बातचीत करने के बाद जब मुवक्किल आता है और उससे जब हम बातचीत करते हैं और उससे उसके केस की स्थिति के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं तो अमूमन ज़्यादातर बता ही देते हैं लोग और जानकारी हम लोगों को भी लग जाती है। कितना भी कोई सामने वाला अगर झूठ बोलता है तो भी हम लोग महसूस कर लेते हैं कि ये वास्तव में इसका केस क्या रहा होगा और ये हमें बता क्या रहा है। जी। तो इतना माइंड, वकील जो कम्युनिटी होती है उनका माइंड इतना पावरफुल कैसे होता है, ये जानते हुए कि सामने वाला गलत है हम फिर भी इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे पास जो प्रोसीजर है मुकदमा लड़ने का, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो इस समय भारतीय न्याय उसमें संहिता के रूप में है, तो उसमें क्या है कि मुकदमा लड़ने की कुछ प्रक्रियाएं हैं जी। हर सेक्शन के तहत हमें अपने आप को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना है। हमारे पास एविडेंस है, चाहे वो एविडेंस फेक है या ओरिजिनल है, क्योंकि फेक है तो वो भी फेक किस तरीके से है उसके लिए भी हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है और उस साक्ष्य अधिनियम के तहत अगर वो उसकी कसौटी पर खरी उतरती है तो वो ओरिजिनल मानी जाती है, तो वो ओरिजिनल माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सारी चीज़ स्पष्ट हो जाती है कि ये यहाँ पे इस तरीके की दलीलें दी जाएंगी। और वकालत में सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रेजेंट ऑफ माइंड, क्योंकि सामने से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और सामने हमें जो क्रॉस एग्जामिनेशन जिससे हमें करना है, जो गवाह हमारे सामने पेश हो रहे हैं, तो उनका जो जवाब है उनके जवाब आने के तुरंत बाद ही और अपना क्वेश्चन दूसरा उठाना होता है। तो इसीलिए वकालत के पेशे में सबसे अति महत्वपूर्ण चीज़ है प्रेजेंट ऑफ माइंड। अभी तक आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया हो जो बिल्कुल साफ सुथरा हो? देखिए ये कहना तो बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि दीवानी में अगर फौजदारी के वकील के पास आना किसी भी व्यक्ति का, मैं नहीं समझता हूँ कि वो भी कोर्ट के अंदर, कि वो साफ़ सुथरा व्यक्ति होगा किसी तरीके से। कहीं ना कहीं या तो उसके ऊपर दाग लगा होगा या उसने किसी के ऊपर दाग लगाया होगा,
उसी कंडीशन में न्यायालय के अंदर कोई भी वादकारी उपस्थित रहता है। नहीं, सभी लोगों के मन में ये पॉइंट रहता है कि मतलब वकीलों के पास ऐसी क्या सुपर पावर होती है, ये जानते हुए कि सामने वाला गलत है, दोषी है, और उसको प्रोटेक्ट करके केस जिता देते हैं इवन कई कंडीशनों में। नहीं, देखो, सुपर पावर वकीलों के पास कुछ नहीं है। वकीलों के पास तो केवल पढ़ाई है, अपना पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं। जो सुपर पावर है वो हमारे भारत का कानून है, क्योंकि कानून ही हमारे यहाँ का इतना लचीला है। जैसे कि कहेंगे, अगर किसी आदमी को फंसाने के लिए अगर कोई रास्ता है तो उसको बचाने के लिए भी उसी कानून में, उन्हीं धाराओं में तर्क दिए गए हैं। तो वहाँ से हमें शक्तियाँ मिलती हैं, और जब हम उनको पढ़ते हैं तो उन शक्तियों में और ज़्यादा मजबूत होते हैं। अब जितना ज़्यादा वकील पढ़ेगा उतना ज़्यादा अपने मुवक्किल को और अच्छी तरीके से डिफेंड कर सकता है। अभी आपने भारत के कानून की बात की, हाल ही में अगर हम देखें जो अभी केसेस चल रहे हैं उसमें बताया जा रहा है कि कानून दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक अमीर के लिए अलग, एक गरीब के लिए अलग। नहीं, देखिए, कानून तो एक ही है, लेकिन ये वास्तविकता है कि जो गरीब आदमी है वो इतनी अप्रोच नहीं कर पाता है जिस लेवल पर उसका मुकदमा पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसे का अभाव रहता है, और सामने उसके पास जो व्यवस्थाएं हैं होनी चाहिए वो व्यवस्थाओं का अभाव रहता है। और पैसे वाले के पास सारी व्यवस्थाएं हैं, पूरा उसके पास सिस्टम है, और जो सरकारी सिस्टम है वो भी उसके इर्द गिर्द वर्तमान स्थितियों में घूमता है पैसे वाले के पास। तो कानून तो एक ही है, लेकिन उसका प्रयोग दो तरीके से करते हैं लोग। तो ये कह सकते हैं हम कि गरीब के लिए आज की तारीख में अलग तरीके का मिलता है निर्णय, प्रावधान, और अमीर के लिए रास्ते अलग तरीके के बनते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या जो सरकारी वकील होते हैं वहाँ के, और जो लोग सरकार से जुड़े हुए होते हैं, जब भी सरकार की कोई नौकरी लगती है व्यक्ति की तो वो शपथ लेता है कि मैं सच के अलावा या कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे लोगों को दुख पहुँचे या कोई हानि पहुँचे या किसी का सामान में इधर उधर नहीं करूँगा, तो फिर लोगों के मन में ऐसी भावना कैसे आ जाती है? देखिए, जब संविधान की मतलब संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर और व्यक्ति संविधान कुर्सी पर आने के लिए उससे पहले जो शपथ लेता है, तो निश्चित रूप से वो भारतीय संविधान के तहत अपने आप को प्रतिबद्ध करता है कि मैं इस तरीके से अपना कार्य करूँगा। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन जब वो बैठता है तो उसको कहीं ना कहीं प्रलोभन होता है, एक लालच होता है, एक मोह रहता है, या कोई प्रेशर रहता है, और उस प्रेशर के तहत वो उस शपथ को भूल जाता है जिस दिन वो वहाँ आया होता है। लेकिन आज की तारीख में अगर प्रशासनिक अमले को अगर देखेंगे तो उनके सामने तो मैं समझता हूँ, अगर किसी ने कोई अगर शपथ ली भी है तो वो शपथ टोटली बेईमानी साबित होती है। अभी हाल ही में कई एक ऐसे प्रकरण हैं जो हमारे कानून में जिन चीज़ों का कतई जिक्र नहीं है, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी सामने वाले को इतना उत्पीड़ित कर देते हैं कि पेपर की जो मुख्य हेडलाइन की सुर्खियां बनता है, और उसके बावजूद भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं होनी होती है। ताज़ा उदाहरण अगर आप लेंगे तो अब माघ मेले का ले लीजिए, मौनी अमावस्या का। मौनी अमावस्या वाले दिन हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जब स्नान के लिए जा रहे थे तो वहाँ के प्रशासन ने और उनके जो साथ में बटुक और ब्राह्मण थे उनकी चोटी पकड़ के खींचा, बटुकों को लातों से, पैरों से और डंडों से मारा, और वीडियो वायरल हुई, सारे पेपरों की सुर्खियां बनी, और आज तक सोशल मीडिया पर चल रहा है। लेकिन उसमें एक भी एफआईआर पुलिस प्रशासन के खिलाफ दर्ज नहीं हुई, जबकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये लाठी ये मार रहा है, चुटिया ये आदमी खींच रहा है, लेकिन कहीं कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो यहाँ पर आके ये लगता है अगर इसी जगह पर प्रशासन की बजाय कोई एक आम आदमी होता और इस तरीके का कृत्य करता तो अब तक हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार बुलडोजर से उसका मकान तक तहस नहस करा चुकी होती। बिल्कुल सही बात। तो इन परिस्थितियों में देखोगे अगर आप, तो वास्तविकता है कि न्याय और जो प्रशासनिक अमला है वो दो तरीके की सोच के साथ अपना काम करता है। तो सरकार इस समय वादे कर रही है कि हम जीरो टॉलरेंस वाली नीति को लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल भी क्राइम नहीं होगा, जब साफ साफ हमें कैमरे में दिखाई दे रहा है पुलिस वहाँ के शंकराचार्य और भी जो ब्राह्मण नीति के लोग हैं उनको मार रही है डंडों से, तो क्या प्रशासन की आंखें अभी तक बंद हैं? मैं वही तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस के नीति पर हम काम करेंगे, तो कैसे माने? क्यों उसका उदाहरण कहने से केवल काम नहीं चलता है। मैं अगर राम राम नाम राम का नाम जपता रहूं और हाथ में एक दूसरे हाथ में छुरी लेके और दूसरे के पेटों को काटता रहूं, तो मैं नहीं समझता। सेम वही प्रक्रिया आज की तारीख में हमारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। कहने को उनका यह है कि जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे हम,
लेकिन क्या आप आए दिन देखते नहीं है कि एक बेचारा डेहरी वाला जो बड़ी मुश्किल से अपनी ठेल लगा के और अपना काम कर रहा है, अगर उसको पुलिस वाले ने वहाँ से हटाया और उसने किसी तरीके से कह दिया 10 मिनट रुक जाइए भाई साहब, तो उस पर 151 में उसको बंद कर दिया जाता है। और 151 में वही पुलिस बंद कर रही है और उसका वही उच्च अधिकारी उसको सुन रहा है, जेल भेज रहे हैं। 151 में जहाँ झगड़ा होने की आशंकाएं बताई गई हैं, ऐसे मामलों जहाँ झगड़ा हुआ भी नहीं, जहाँ क्राइम हुआ भी नहीं, तो आदमी ने क्राइम नहीं किया, उसके बावजूद जेल जा रहा है। क्या ये उत्तर प्रदेश सरकार को दिखाई नहीं देता है? और सरकार कहती है कि साहब हमारे यहाँ संविधान से प्रदेश चलता है, कानून से प्रदेश चलता है। तो अब ये तो बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि ये बेईमानी का शब्द है उनका, कि कानून से हमारा प्रदेश चल रहा है। क्योंकि कानून की स्थिति भिन्न भिन्न जगहों पर उनकी परिभाषाएं वो खुद ही बदल देते हैं। तो ये सब क्या है? क्या जज साहब खुद बेवकूफ़ बन रहे हैं या जनता को बना रहे हैं? जो पुलिस वाले हैं वो खुद ये चाहते हैं कि हमारा प्रमोशन हो जाए, किसी को भी धारा जैसे आपने बताई 151 में उठा के बंद कर देते हैं। व्यक्तियों को पता नहीं होता, ऐसे कहकर ले जाते हैं कि गाड़ी पे बैठो, अभी कोई आपको बुला रहा है या चौकी तक चलना है, उनको उठा के बंद कर देते हैं धारा 151 में। ये बात बिल्कुल हकीकत है। नहीं, देखिए जज साहब का तो इसमें इसलिए नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये मामला न्यायिक नहीं है, ये प्रशासनिक है। अब इस मामले में क्या होता है, 151 के मामले में तो पुलिस को पकड़ना है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन पावर एडीएम, एसीएम और डीएम को मिली हुई थी, अब वही पुलिस के एसीपी, डीसीपी और कमिश्नर को मिली हुई हैं। तो वहाँ तो पुलिस ही पकड़ने वाली है, पुलिस ही छोड़ने वाली है। न्यायालय के अंदर जो न्यायिक अधिकारी हैं उनका इस तरीके का नेचर नहीं है। वहाँ सारे साक्ष्य लिए जाते हैं, सुने जाते हैं और सुनने के बाद में तब उन पर कोई निर्णय आता है। और वहाँ एक चीज़ और हमारे भारतीय कानून की बहुत अच्छी खूबसूरती है कि अगर आपको लगता है कि इस अधिकारी ने, इस न्यायिक अधिकारी ने अगर कोई जो निर्णय है साक्ष्यों के विपरीत दिया है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। आपको खुली छूट है चैलेंज करने की। आप उसके हायर कोर्ट में जाकर और उसको चैलेंज करें। अगर लोअर कोर्ट ने अगर कोई गलतियां की है तो वो हायर कोर्ट करेगा। अब यहाँ पर क्या रहता है कि जो दोषी हैं, क्योंकि आम आदमी में एक धारणा बनी हुई है कि दोषी बहुत जल्दी छूट जाते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। सही बात है। और हमारे प्रदेश के मुखिया भी कहते हैं, अब तो कह उठे हैं और शुरू से ही कह रहे हैं कि जो जैसा करेगा वैसा फल हम देंगे उसको। भाई आप क्यों देंगे उसको ऐसा फल? उसके लिए कानून है, एक व्यवस्था है। भाई प्रशासन का काम सिर्फ इतना है कि अगर कोई अपराधी है तो उसको पकड़ के लाए और न्यायालय के सामने पेश करे। इनकाउंटर करने का, गोली चलाने का, उसके साथ थाने में मारपीट करने का, थर्ड डिग्री करने का उनको कोई भी राइट किसी भी कानून में नहीं है। और आज आप और हम देखते हैं, अखबार में भी देखते हैं, कई बार न्यूज़ चैनलों पर भी देखते हैं कि पुलिस के टॉर्चर के कारण को कई लोग जीवन को, अपने को, बेचारे को त्याग देते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे कह पाएंगे हम लोग इस बात को लेके ज़्यादा परेशान हैं। अगर धारा चाहे 151 की हो, चाहे कोई बड़ी धारा हो, जो स्लो प्रोसेस है प्रशासन का, न्याय व्यवस्था का, बहुत ज़्यादा स्लो है। लोगों को महीनों लग जाते हैं अपनी बात को केवल कहने के लिए जज साहब से कि मैंने ये काम नहीं किया है। देखिए, इस चीज़ के लिए भारत सरकार की बहुत बड़ी नाकामी मानता हूँ मैं इस बात को, क्योंकि जितने अपराध हैं या जितने मुकदमे हैं वर्तमान स्थिति में, उतनी पर्याप्त न्यायालय नहीं है इनके पास और उतने पर्याप्त न्यायिक अधिकारी भी नहीं है इनके पास। और रही बात मुकदमों के देरी से निस्तारण की, तो उसके लिए एक स्पष्ट संदेश है मेरा कि जो देरी होती है मुकदमों के निस्तारण में, वो न तो किसी अधिवक्ता के कारण होती है और ना ही न्यायिक अधिकारी और न्यायालय के कारण होती है। उस देरी का मुख्य कारण हमारा प्रशासन है। क्योंकि जब न्यायालय के द्वारा गवाही के लिए या साक्ष्यों को पेश कराने के लिए पुलिस के लिए नोटिस दिए जाते हैं, समन दिए जाते हैं, तो आप यकीन मानना, क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 23 साल से मैं लगातार इसी बात को देख रहा हूँ कि एक मुकदमे में एक पुलिस कांस्टेबल को या दरोगा को न्यायालय तक आने में कम से कम 10 साल लग जाती हैं। अब उस 10 साल के दौरान एक आम आदमी कोर्ट के चक्कर लगा लगा के परेशान हो जाता है। ये किसकी कमी है? न्यायालय की तो कमी नहीं है, क्योंकि जो नोटिस लेके आने वाला है, जो अपने थाने पे दरोगा को, जिसने एफआईआर दर्ज की, विवेचना की, उसको नोटिस देने के लिए भी एक व्यवस्था पुलिस की है। ऐसा भी नहीं कि कोई किसी अन्य के माध्यम से आए। जब पुलिस का व्यक्ति
एक नोटिस अदालत का लेके थाने पर लेके जाएगा। थाने पर उसका उच्च अधिकारी जो भी पूर्व में रहा हो या वर्तमान में रहा हो, उसका सारा डाटा रहता है। अगर वो तुरंत उसी नोटिस पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर जो भी साक्ष्य उसके पास है उनको पेश करे, तो निश्चित रूप से अदालतों में मुकदमों के निस्तारण में बहुत तेजी आएगी। लेकिन ये तेजी नहीं आ पा रही है, उसका मुख्य कारण प्रशासन है। तो क्या प्रशासन है उसके लिए कानून अभी तक अंधा है? वो लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं। एक गरीब, एक लाचार व्यक्ति का जो दर्द होता है उसको महीनों सालों लग जाते हैं चक्कर काटते हुए, और गलती कुछ नहीं होती, केवल ये अपनी बात कहने के लिए मजिस्ट्रेट और जो जज साहब से कि सर मैं निर्दोष हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। ये हमारी प्रक्रिया है, क्योंकि जो प्रक्रिया वर्तमान स्थितियों में है और पूर्व में भी थी, क्योंकि आदमी को कहने का अवसर मिलता है। और वो मैंने अभी पूर्व में बताया आपको, जिस तरीके से न्यायालयों की कमी है, न्यायिक अधिकारियों की भी कमी है और वर्णन ज़्यादा है। क्योंकि आदमी को कहीं भी अगर कोई झगड़ा होता है या कोई बात बन जाती है, तो हर आदमी का एक ही जगह भरोसा है कि आज तुझे अदालत में देखता हूँ। हर आदमी यही कहता है। उत्तर प्रदेश में अपराधी को पकड़ने के लिए यूपी पुलिस का जो एक बहुत ही शानदार नियम है, जैसा लोगों ने बताया, पहले पकड़ लेते हैं, फिर उसके पैर में या हाथ में गोली मारते हैं, फिर दिखा देते हैं कि ये यहाँ भाग रहा था, हमने इसमें गोली मार दी। ये क्या तरीका है उत्तर प्रदेश पुलिस का? देखिए, हाल ही में अभी एक जज साहब जेल में गए थे। एक वीडियो भी वायरल हुआ है, बहुत तेजी से वायरल हुआ है वो वीडियो। और उसमें उस आरोपी ने स्पष्ट रूप से जज साहब को बताया है, ऑन प्रैक्टिकल बताया है कि साहब मुझे इस तरीके से लिटाया गया, इस तरीके से मेरे पैर को ये करवाया गया और फिर इस पर गोली मारी गई। तो ये पुलिस की नाकामी और उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी को दर्शाता है। क्योंकि अगर उन्हें ठीक तरीके से अगर वो इन्वेस्टिगेशन करें और सिस्टमेटिक तरीके से एक्यूज्ड को गिरफ्तार करें और कंप्लीटली एविडेंस मजबूती के साथ न्यायालय में पेश करें, तो हो सकता है कि उनको खुद अपराध करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो आरोपी है या नहीं भी है, नहीं हम तो कह रहे नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। सही बात है। लेकिन माना कि अगर वो आरोपी है, उसके बावजूद भी आप उसको किसी भी प्रकार की शारीरिक हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ये हमारा कानून है। लेकिन उसको दंड कौन देगा? दंड अदालत देगी, न्यायालय देगा। पुलिस को, सरकार को कहीं दंड देने के लिए संविधान ने अनुमति नहीं दी है। लेकिन आज का स्थिति जो आप देख रहे हैं, खुला कानून है आज हम भी देख रहे हैं कि संवैधानिक जो नियम है उनकी किस तरीके से मतलब अवहेलनाएं होती हैं कि बर्दाश्त करना भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है ये समाज में। तो क्या जो संविधान है हमारा वो प्रशासन के लिए नहीं बना है, या किसी ने मना किया हुआ है कि जो प्रशासन और जो प्रशासनिक लोग हैं वो कभी भी तानाशाही करेंगे किसी के ऊपर भी? नहीं, वो एक्चुअली में होता क्या है कि वो जो कार्य करते हैं उन सारे कार्यों को संविधान की परिधि में ही ले आते हैं। क्योंकि उनकी कलम में वो ताकत है, अगर वो आज एक कोई कलम लिखेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी। और अगर आज उन्होंने लिखा और वो लंबे समय तक चलेगी, उस सुप्रीम कोर्ट तक जाने में हो सकता है उसको 40 साल लगे, 50 साल लगे। इस दौरान उस व्यक्ति का क्या होगा? जिस प्रकार से अभी एक प्रकरण था कि एक झूठे रेप के मामले में एक व्यक्ति को 18 साल जेल में गुजारनी पड़ी, और उसके बाद जब वो निकल के आया तो उसकी वो भी निर्दोष निकल के आया न्यायालय से। तो अब उसकी 18 साल कहाँ गई? खत्म। वो किसके कारण हुई? अगर उसी मामले में सही से इन्वेस्टिगेशन हो गया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती, उस बेचारे व्यक्ति का 18 साल का जीवन बर्बाद नहीं होता। लेकिन आम जनता और लोगों का तो ये आरोप रहता है पुलिस पैसे लेकर एफआईआर बदल देती है। अब इस बात को देखो, एफआईआर तो नहीं बदली जाती है। आप तो खुद वकील हैं, खुद एक अधिवक्ता हैं। मैं इसीलिए न्याय की तराजू में आप न्याय को तौलते हैं। मैं इसीलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि एफआईआर तो नहीं बदली जाती है जी। लेकिन पार्टियों पे जो कंप्लेनेंट होता है उस पर थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करके, अगर सामने वाले से, अगर जो आरोपी है अगर उससे किसी का अच्छा बैठना उठना है या कोई अच्छी वार्ता है, तो जो कंप्लेनेंट है उससे कह के कि इसमें ये मत लिखो, नहीं तो हम तुम्हारी एफआईआर नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये लिखो तो हम तुम्हारी एफआईआर लिखेंगे।
तो वहाँ थोड़ा सा फेरबदल होता है, लिखवाते उसी कंप्लेनेंट के हाथ से हैं। मैं इस बात को इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ क्योंकि कई मुकदमों में मैंने खुद देखा है, कोर्ट में जब आता है कंप्लेनेंट हमारे पास कि साहब मेरे साथ ये घटना हुई, हमने कहा कि इसमें तो ये लिखा ही नहीं है, तो उस समय वो बताता है कि साहब मैंने तो लिखा था, लेकिन वहाँ उन्होंने ये कह दिया कि ये लिखोगे तो मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। जबकि हमारे कानून में ये है कि किसी भी प्रकार से कोई कंप्लेनेंट अगर थाने पहुंचता है तो थाने पहुंचने पर सबसे पहले आप उसकी जीडी में एंट्री करेंगे, और जीडी में एंट्री होने के बाद वो जो भी प्रार्थना पत्र दे रहा है उसको आप हूबहू एफआईआर में तब्दील करेंगे और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगर माना कि उसकी जो तथ्य है, उसने जो कंप्लेंट लिखी है वो सही है, तो आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे और उसको न्यायालय की कस्टडी में दे देंगे। और आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हम पूरी कर लिए और जो कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट दाखिल की थाने पे और उसमें तथ्य गलत थे और उसका झूठा मुकदमा था, तो उस कंप्लेनेंट के खिलाफ भी कार्रवाई करने का अधिकार उस पुलिस को है कि उसमें उस कंप्लेनेंट के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाने की एवज में और उसके खिलाफ कार्रवाई करके और अदालत भेजें। तो जब ऐसा कानून, इतना सुंदर कानून हमारे भारत में है, तो फिर ऐसी स्थिति क्यों आती है कि लोग थाने पर एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं और उस एफआईआर को दर्ज कराने के लिए उसको थाने से लेके पुलिस कमिश्नर से लेके अदालत तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब एक कमज़ोर आदमी, गरीब आदमी, उस पर पैसा नहीं है, उसके साथ कोई बड़ी घटना घटित हो गई, और जब बड़ी घटना घटित हो गई और वो थाने गया, उसके पास कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, पैसा भी नहीं है, उस स्थिति में उसकी एफआईआर थाने पर दर्ज नहीं हुई और उसके पास पैसा भी नहीं, इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो आगरा तक के न्यायालय तक के चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए, तो बेचारा क्या करेगा? न्याय की आस में घर बैठेगा कि अब न्याय नहीं मिलेगा मुझे। अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, बहुत ही सुंदर शब्द था, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है जी। तो पॉलिटिकल प्रेशर से पुलिस वालों का क्या कनेक्शन है? क्या उनकी जो बेल्ट है प्रशासन की, वो पॉलिटिकल जो लोग हैं उनके हाथ में बंधी हुई है कि वो ऐसे करके मूव करेंगे तो प्रशासन ऐसे घूम जाएगा? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर में प्रशासन रहता है, ये बात बिल्कुल सिद्ध है, नो डाउट, चाहे वो हवलदार से लेके कमिश्नर तक कोई भी हो। फर्क इतना है कि हवलदार है तो थोड़ा सा मीडियम साइज का पॉलिटिकल प्रेशर से मान जाएगा नेता चाहिए, और अगर कमिश्नर है तो हो सकता है बड़े लेवल का मंत्री लेवल का कोई नेता चाहिए। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं समाज में बिल्कुल, क्योंकि एडवोकेट्स जो है एक तरीके से समाज का दर्पण है, क्योंकि समाज में क्या क्या हो रहा है वो सारी चीजें कचहरी में आती हैं। सही बात। और कचहरी में आके एक व्यक्ति, एक एडवोकेट 10 लोगों से वार्ता करता है, और जब वो 10 लोगों से वार्ता करता है तो उसको स्पष्ट दिखाई देता है कि समाज में इस वर्तमान स्थितियों में क्या चल रहा है। तो क्या ये देश का कानून मजाक बनकर ही रहेगा? नहीं, मजाक बन के तो नहीं रहेगा, ये हमारी जनता को सोचना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब एक व्यक्ति लगातार एक कुर्सी पर बैठता है तो उसको थोड़ा सा अहंकार हो जाता है। जैसे कुछ समय पहले कांग्रेस एक कुर्सी पर लगातार बैठी तो उनको अहंकार हो गया कि हम जो चाहेंगे वही होगा, लेकिन जब जनता जागी तो उन्होंने पटक मार दी। आज वर्तमान स्थिति यही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा ही लगता है कि अब हमारी कुर्सी परमानेंट हो गई, तो उनका भी अहंकार दिखाई दे रहा है आज की तारीख में। तो जनता फिर जाग रही है, और ये निश्चित है कि परिवर्तन ही विकास की जननी है। अगर परिवर्तन नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, और आपकी दिनचर्या भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अगर रात नहीं है तो दिन कैसे आएगा, और दिन है तो रात कैसे। तो ये दोनों चीज़ों का मेलजोल है, इसीलिए सत्ता भी परिवर्तन होती रहनी चाहिए। सत्ता परिवर्तन होगी तो विकास भी होगा और अहंकार भी कुर्सी में नहीं आएगा, कुर्सी पर बैठने वाले लोगों में अहंकार नहीं रहेगा। अगर कहीं जात, धर्म और हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, कहीं गौ हत्या की बात आ जाती है, तो इतना तत्काल एक्शन होता है कि लोग बाग समझ नहीं पाते हैं। कहीं बात हुई है धर्म जाति की और गौ हत्या का, कहीं मांस के टुकड़े या कुछ ऐसी अभद्रता की गई हो, तुरंत एक्शन हो जाता है, पुलिस आ जाती है, सायरन बज जाते हैं हर तरफ। लेकिन जब कोई मर जाता है ऑन द स्पॉट रोड पर एक्सीडेंट से, तब घंटों तक पुलिस नहीं पहुंचती है। देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि गाय जब कटती है
या धर्म की बात होती है तो बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित हो जाते हैं। क्योंकि अभी देखिए हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी ने वृंदावन से लेकर दिल्ली तक की पैदल यात्रा की, नंगे पैर यात्रा की, उनके पैरों में खून तक हमने देखा वीडियो में, केवल काय बात के लिए कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाए। क्योंकि उनका कहना है कि जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार के दौरान जो गौ मांस है जो विदेशों में सप्लाई होता है वो पूर्व सरकारों से इस सरकारों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब हुआ क्या है कि इन्होंने कत्ल खानों को लाइसेंस ठेका देना शुरू कर दिया। इसका मतलब सरकार चाहती है कि सरकार चाहती है करें भाई, लाइसेंस देने का मतलब यही है। अब आप सब्सिडी भी दे रहे हैं तो इसका मतलब और ज़्यादा काम होना चाहिए, क्यों सब्सिडी का मतलब यही रहता है कि अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं आप करिए, खूब करिए। और रही बात जैसे कोई व्यक्ति दुर्घटना में रास्ते में अगर कोई बात हो जाती है तो उसको एक अंदर से डर रहता है कि कल को 4 लोग आके कहीं मेरे ही ऊपर आरोप न लगा दें, तो उन आरोपों से बचने के लिए वो थोड़ा सा बचता है, जबकि वास्तविकता में ये नहीं होना चाहिए। वही ये भारत है और भारत में सनातन संस्कृतियां हैं और सनातन संस्कृतियों के चलते गौ माता को सबसे ऊपर रखा गया है। भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सबने गौ माता को पूजा है। कोई गरीब व्यक्ति अमीर व्यक्ति के ऊपर जब केस करता है तो गरीब व्यक्ति के गवाहों को हमेशा जब तक केस चलता है जान का खतरा रहता है। देखिए, जब मुकदमेबाजी होती है तो खतरा तो निश्चित है, क्योंकि अगर मैंने गरीब हो या अमीर, अगर किसी ने किसी के ऊपर मुकदमा लगाया है या कोर्ट में आना जाना है तो दुश्मनी तो बंध गई। भाई नेचुरल सी बात है, जब मैं किसी से लड़ाई लड़ूंगा तो मेरी दुश्मनी उससे तय है। अब दुश्मनी का एक ही है, जो गांव में कहावत है, और प्यार में और लड़ाई में सब जायज़ है। तो ये प्रशासन को देखना है कि जो उसने उस लड़ाई में कंप्लेनेंट का साथ देने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेजी और उसमें जिन गवाहों को उन्होंने गवाह बनाया, क्या उनको वो प्रोटेक्शन दे पा रहे हैं। जब वो पुलिस का प्रोटेक्शन कमज़ोर पड़ेगा तो हो सकता है जो आप बता रहे हैं कि पैसे वाला जो होगा वो गरीब के गवाहों को सताएगा या डराएगा। लेकिन अगर पुलिस का ठीक तरह से अपने गवाहों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई पैसे वाला और उन गवाहों को किसी दबाव में ले सकेगा। और रही बात गवाहों को मारने की और दूसरी चीज़ों की, तो उसके लिए तो भाई कानून बाद में काम करता है। बाद में काम करता है, जब वो व्यक्ति मर जाता है, पीड़ित हो रहा होता है। पहले आशंकाओं पे आप अपना कर सकते हैं कार्रवाई, लेकिन वर्तमान स्थितियों में दिखाई नहीं देता है कि आशंकाओं पे कोई कार्रवाई हमारा प्रशासन करता है। यूजीसी कानून पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। वास्तविकता है, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है इसका एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे। तो सनातनियों ने इस नारे को माना कि हम बटेंगे नहीं, हम सब एक रहेंगे। सब एक रहेंगे, चाहे हम किसी भी जाति से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, हम सब एक रहेंगे, बटेंगे नहीं और हम कटेंगे भी नहीं। ये सोच लिया उन्होंने। लेकिन जैसे ही यूजीसी कानून आया तो पता चला कि जो इस नारे को देने वाले हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, वही वास्तविकता में बांटने का काम कर रहे हैं और कटने का भय दिखा रहे हैं। स्वयं यूजीसी के नाम पर बांट रहे हैं, जातिवादी जो प्रथाएं हैं उनको बढ़ाने का काम कर रहे हैं और स्वयं कटने का भय दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहने के लिए कुछ तो ऐसा चाहिए। तो जो वर्तमान सरकार है उसने क्या एक यूजीसी में कि जो हरिजन लोग हैं, जो एससी हैं, एसटी हैं, उन लोगों को उस एक्ट में जो संशोधन करके बताया, तो उन्होंने समाज में ये संदेश देने का काम किया है कि ये हमेशा ही शोषित हैं, स्टार्टिंग शोषित हैं और आज भी यही शोषित हैं, केवल एसटी और एससी एसटी। और जो शोषण करने वाले हैं वो जनरल कैटेगरी के लोग हैं। उन्होंने यूजीसी के तहत एक संदेश दिया पूरे भारत में कि जो एससी एसटी का शोषण कर रहे हैं और ओबीसी का जो शोषण कर रहे हैं वो केवल सवर्ण लोग हैं, केवल जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि अगर कोई भी बच्चे, क्योंकि अभी तक ये जातियां
मैं समझता हूँ विद्यालयों में, स्कूलों में नहीं चलती थी। अभी तक नहीं चलती थी। भाई नौकरियों में आरक्षण था, ठीक है, कोई ज़रूरत रही होगी किसी समय, आज हालांकि नहीं है कि कोई ज़रूरत, लेकिन फिर भी सरकारें उनको बढ़ाते चली जा रही है, बढ़ाते चली जा रही है। बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, वो वहाँ नहीं देखते हैं कि आप एससी के हैं, कि आप बीसी के हैं, कि आप अल्पसंख्यक हैं, कि आप सामान्य हैं। वो साथ में टिफिन खोलते हैं, टिफिन खोल के साथ में खाना खाते हैं, साथ में बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं और रात रात भर साथ साथ बैठ के पढ़ते भी हैं। आज आप उन बच्चों में भी यूजीसी के द्वारा जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से यूजीसी लाके, अब क्या होगा आगे वर्तमान स्थितियों में जो आपने पैदा की हैं, होना यह है कि अगर कोई बच्चा ठीक ठाक पढ़ रहा है और मैं एससी वर्ग से आता हूं, मेरे अंदर थोड़ी सी ज्वेलसी है उसके प्रति और मुझे लगता है कि ये मुझसे आगे निकलने वाला है, तो मैं उसको दबाने के लिए उसके खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। और जब कंप्लेंट फाइल करूंगा झूठी, सामने वाला जानता है, जो उस कंप्लेंट को सुनने वाले हैं वो जानते हैं कि कंप्लेंट झूठी है, फिर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि उसमें प्राविधान ही नहीं है यूजीसी में। और उस कंप्लेंट पर उसके साथ कार्रवाई करनी है, सवर्ण के खिलाफ कार्रवाई करनी है, निश्चित है उसका जीवन, उसका जो कैरियर है वो चौपट हो जाएगा। अभी धर्मेंद्र प्रधान जी थे, जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, मैंने अभी उनका एक ट्वीट देखा, वो उनका कहना है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। भाई अन्याय की परिभाषा क्या है? इसको अन्याय नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इससे ज्यादा आप कौन से अन्याय को रोकोगे और कैसे रोकोगे वो बताइए ना। भाई कि आपने यूजीसी बना दिया और उसमें अन्याय स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप अन्याय करा रहे हैं, तो अब ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे आप कह रहे हो कि आप अन्याय नहीं होने देंगे? क्योंकि हो सकता है कि कल आपकी सरकार नहीं रहेगी, कि आप नहीं रहेंगे, लेकिन कानून रहेगा। जो आज कानून बना वो हमेशा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जनता को गुमराह करने का काम कर रही है ये सरकार, बांटने का काम कर रही है ये सरकार, और ये सरकार फूट डालो राज करो की स्थिति पे बिल्कुल लगता है कि उसी लाइन पे काम कर रही है। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं जो सवर्ण क्लास के हैं, अब पता नहीं उनको भी क्या हो गया यूजीसी के मुद्दे पे, उनको भी मालूम है कि परेशानी उनके लिए भी है, मौन धारण किए हुए हैं। तो परिवर्तन इस बार निश्चित है कि परिवर्तन होना है। योगी जी को सत्ता से निकालने की बातें चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि योगी जी को सत्ता छोड़कर जानी होगी। नहीं, ये तो जनता को गुमराह करने की बातें हैं कि मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना दिया है। मोदी जी, योगी जी, ये सब एक ही उसके सीरीज के लोग हैं, एक ही सीरीज के लोग हैं। क्योंकि अगर योगी जी और मोदी जी की विचारधारा में अगर इतना सा भी फर्क होता तो योगी जी निश्चित रूप से यूजीसी का विरोध करते। और रही बात सत्ता में से जाने की, तो जहाँ तक मेरा मानना है, सत्ता में से अब वास्तव में इनको चला ही जाना चाहिए और जनता भी यही चाह रही है, क्योंकि इनके हाथ से बहुत बड़ा अपराध हो गया योगी जी के हाथ से। यूजीसी कानून लाकर, नहीं, यूजीसी कानून तो है ही है, ये तो मोदी जी लेके आए, उन्होंने वहाँ से अपना वो कर दिया, केंद्र सरकार ने उस पर रोक नहीं लगाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय के लिए उस पर स्टे लगा रखा है, लेकिन कानून तो संसद से बनते हैं, तो उनको संसद में उसमें अमेंडमेंट करना चाहिए। जिस तरीके से योगी जी ने जो मौनी अमावस्या पे जो घटना कारित की, और वहाँ हमारे जो परम पूज्य शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने उनसे कहा योगी जी से कि भाई ये गलत हो रहा है, इस पर कुछ संज्ञान लिया जाना चाहिए। क्योंकि ये हमारे शंकराचार्य जो संत महात्माओं का कुंभ हुआ करता था, जो संत महात्माओं का संगम हुआ करता था, संगम घाट, जो मेले, जो माघ मेला है, वो संत महात्माओं का था। लेकिन आज की तारीख में प्रशासन ने उसको कब्जा कर लिया है। प्रशासन जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से काम होते हैं वहाँ संगम में, जबकि वास्तविकता ये होनी चाहिए कि जिस प्रकार से संत महात्मा कहें और संत महात्माओं से भी ऊपर शंकराचार्य जो कहें, उस तरीके से प्रशासन को काम करना चाहिए। लेकिन अब प्रशासन क्या कहता है कि हम सर्वोपरि हैं, हमसे ऊपर कोई है ही नहीं। अरे भाई, आपसे ऊपर संविधान है और संविधान से भी ऊपर धर्म है और धर्म से भी ऊपर हमारे शंकराचार्य हैं। भाई, शास्त्रों के अनुरूप
अगर हमारे देश को, हमारी सनातन परंपराओं को अगर वास्तव में ये सरकार चलाना चाहती है और वास्तव में ये कहती है कि हम हिंदुत्व के रक्षक हैं और हम हिंदूवादी सरकारें हैं, तो फिर इनको शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में अपनी सरकार को चलाना चाहिए। तो क्या योगी जी ने अभी तक उनसे माफी मांगी है शंकराचार्य जी से? अरे माफी मांगने की तो बात बहुत दूर की है, वो तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। उन्होंने तो उनसे ये भी कह दिया कि साहब आप हमें वो दिखाइए, प्रमाण दिखाइए कि आप शंकराचार्य है कि नहीं है। मतलब ये भारत देश के कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक सरकार का मुख्यमंत्री पूरे भारत देश के, पूरे सनातन के शंकराचार्य से उनके शंकराचार्य होने का प्रमाण मांग रहा है। ये सनातन का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है, हिंदुत्व का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। लेकिन उन्होंने अपनी बात को साबित किया और उन्होंने जो उनको कम से कम समय 24 घंटे का दिया, उस 24 घंटे के समय में शंकराचार्य जी ने अपना जवाब भेजा। और अभी एक मैंने शंकराचार्य जी का इंटरव्यू देखा और लगातार मैं उनको देख भी रहा हूँ और वॉच भी कर रहा हूँ। मैं उनके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ, क्योंकि हर भारतीय, हर सनातनी, हर हिंदूवादी व्यक्ति शंकराचार्य जी के साथ है आज की तारीख में। तो शंकराचार्य जी ने कहा है कि भाई ठीक है, हमारे साथ जो हुआ हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें मान में अपमान में कोई भेद नहीं है। सही बात है, क्योंकि वो तो सब चीज से ऊपर है। तो उनका केवल एक ही कहना है कि आप हिंदूवादी सरकारें हैं, आप सनातनी सरकारें हैं, अपने आप को हर समय पर ये कहते हैं कि हम सनातनी हैं, हम हिंदूवादी हैं। तो केवल आप अपने राज्य में, क्योंकि योगी जी राज्य में घोषित कर सकते हैं, गौ माता को राज्य माता घोषित कर दें। भाई क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? क्या समस्याएं आ रही हैं आपके सामने? और मोदी जी कहते हैं कि मैं हिंदुओं का बहुत बड़ा दाता हूं, हिंदुओं का एक सरताज हूं, मैं सनातन परंपराओं को आगे ले जाना चाहता हूं, मैं सारे हिंदुओं को, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, सबको एक करके। तो भाई आप राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए गौ माता को, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई भारत में आप रह रहे हैं, हिंदूवादी सरकारें हैं, सारे सनातनी आपके साथ हैं, तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने में आपको इतना समय नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी लगा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने चोला कुछ और पहन रखा है और इनके जो क्रियाएं हैं वो कुछ और हैं। क्योंकि जब भी इनके भाषणों को आप देखोगे तो हर भाषण में यही लगता है कि देश के लिए करना है, और जब उसका परिणाम आता है तो पता चलता है कि देश को इससे फायदा नहीं हुआ, इससे तो कुछ लोगों को फायदा हुआ। जिन लोगों के लिए इन कानूनों को या इन कृत्यों को किया गया उनको फायदा हुआ, देश के लिए फायदा नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि वर्तमान सरकारें वास्तव में हिंदूवादी सरकारें हैं। जनरल पब्लिक का एक क्वेश्चन रहता है कि ये कैसे प्रधानमंत्री हैं, कभी जापान जा रहे हैं, कभी न्यूयॉर्क जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, तो देश को कब चलाएंगे? या वो केवल भाषणों में ही चल रहा है कि हम ऐसी योजना लाएंगे, पीड़ितों को सही समय पर प्रावधान दिया जाएगा, ऐसी ऐसी योजनाएं होंगी? कहाँ देखने को मिल रहा है ये सब? देखिए, मोदी जी जिस तरीके से अन्य देशों में, फॉरेन कंट्रियों में जो घूमते हैं, तो पता नहीं किस तरीके से वो वहाँ पर अपने संबंध बनाते हैं, लेकिन उनका लाभ भारत को मिले ऐसा अभी तक तो हमें दिखाई नहीं दिया। क्योंकि इस समय जो संसद में अभी प्रधानमंत्री जी नहीं पहुंचे थे, तो राहुल गांधी जी ने उन पर कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगाए कि साहब आपने जो किसानों की जो खेती की जो चीज़ें हैं, दूध है, दही है, दालें हैं और कई एक सारी जो किसानों से संबंधित जो वस्तुएं हैं, उनकी एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ की है। जिस अमेरिका को हमारा भारत अपना सामान बेचता था और अमेरिका का सामान हमारे यहाँ आता था, तो जब अमेरिका का सामान यहाँ जब आता था तो हम उससे टैक्स वसूलते थे, और जब हमारा सामान वहाँ जाता था तो अमेरिका हमसे 2.9 के करीब टैक्स वसूलता था, जिसको आज टैरिफ कह रहे हैं। और वर्तमान स्थितियों में अभी जो ट्रेड डील के माध्यम से जो पता चला है, तो उसमें बताया जा रहा है कि 18% टैरिफ भारत पर लगेगा। सामान
यहाँ से विदेश भेजने का जो टैक्स होगा वो 18% देना होगा हमें, और वहां से जो सामान हमारे यहाँ आएगा वो 0% पे होगा। क्या मजाक चल रहा है तो सरकार के अब साथ? यहाँ कैसे समझेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भारत को मजबूत करने के लिए विदेशों में जाते थे। जो 1971 की लड़ाई के समय पे जब जो रूस ने भारत का जो साथ दिया, जहां से भारत लगातार तेल खरीद रहा था, तो उस तेल वाली जो योजना थी उस पर भी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उन्होंने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से सुना है हमने, क्योंकि कोई ऐसा हमने ऑथेंटिक लेटर तो अभी तक नहीं देखा, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखा उस पर उससे पता चलता है कि जो तेल भी है अब हम अमेरिका के कहने से खरीदेंगे और वो महंगा होगा। जबकि रूस का कहना है कि अगर हमसे तेल नहीं लिया तो आपको इतना नुकसान, भारत को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा। अरबों में है वो, अरबों का नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। तो हम अपने पुराने मित्र की बात न मानकर अमेरिका, जिसने कभी भारत का साथ नहीं दिया, उनकी बात मानने के लिए हो सकता है भाई आपकी रणनीति हो कोई, लेकिन वो रणनीति वर्तमान में एक जो आम आदमी है उसके गले से नहीं उतर रही है। बिल्कुल। और आपको स्पष्ट करना चाहिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। भाई वहाँ से तेल नहीं खरीद रहे हैं तो यहाँ से सस्ता मिलेगा, तो सस्ता कितना सस्ता मिलेगा ये आपको पब्लिक में आगे बताना चाहिए। आज आपने जो जनता के जो मुख्य सवाल होते हैं जिन्हें वो जानना चाहते हैं, कानून से रिलेटेड, मतलब प्रशासन कैसे काम करता है, आज वो सारी चीज़ें बहुत आपने साध्य तरीके से बताई हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ आपकी बताई हुई जानकारी से, और मैं आशा करता हूँ आप नए मुद्दों के साथ फिर हमसे वापस जुड़ें। निश्चित रूप से। और जो मैंने समाज में रह के और करीब 23 साल न्यायालय में रह के, और मैंने समाज सेवा भी की है, और मैं पॉलिटिकल भी थोड़ा सा रहा हूँ। मैंने खीरागढ़ में ज़िले में जनता के बीच में रह के काम भी किए हैं। मैं लोगों के सुख दुख में भी सम्मिलित रहा हूँ, और न्यायालय में तो हर समय रहते ही हैं, तो वहाँ पुलिस को भी देखते हैं, न्यायिक अधिकारियों को भी देखते हैं, और एक आम पब्लिक को भी देखते हैं। उस पब्लिक में पैसे वाले भी होते हैं, गरीब भी हैं। तो जो मैंने महसूस किया, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से महसूस हुआ, उस तरीके से मैंने आपको आपके सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से अगर आप फिर से अगर कोई भाव प्रकट करते हैं तो मैं उन पर फिर से उपस्थित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को राम राम।